हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्न पे हम लोग बातचीत कर रहे थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और उसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, दो तीन चीज़ों के बारे में हमने बातचीत कर लिया था। एक लिविंग ग्रुप था और दूसरा हमने उसी सीरीज़ में लिविंग ग्रुप के अलावा ये भी देख लिया था कि सॉल्वेंट किस किस तरीके के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी सीरीज़ में एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, या फिर एनर्जी प्रोफाइल के नाम से भी जाना जाता है, या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे नाम हैं इसके, लेकिन ओवरऑल एक ही चीज़ है कि हमें कुछ नहीं, एक पोटेंशियल एनर्जी लेना है और उसको एक एक्सिस पे प्लॉट करना है विद द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। किसके साथ प्लॉट करना है बेटा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के साथ। आपको ये सारे ग्राफ्स पहले भी कई बार आपने देखे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक्सिस पे होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे एक्सिस पे होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या होता है बेटा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक रिएक्शन जब प्रोसीड करती है, ठीक है, कहीं पे, तो आपको देखने को क्या मिलता है कि मान लो जैसे एक रिएक्शन है जो ए से सी बना रही है, सी से फिर ई बना रही है, और ई के बाद फिर फाइनली प्रोडक्ट जी में जा रही है। ठीक है, जिसमें से अभी मैं आपको ग्राफ वगैरह से बताऊंगा कि आरडीएस स्टेप वगैरह कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। ठीक है, अब क्योंकि इनिशियल हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा ए है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा जी है, तो जो बीच में दो बने हैं जैसे यहाँ पर सी और ई हो गए, ये दोनों बेसिकली क्या होंगे बेटा? हमारे इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे बेटा? यहाँ पर इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, आपको पता है एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे का जो रिएक्टेंट हो, ठीक है, जो उसी रिएक्शन के दौरान बन रहा हो और कंज्यूम भी हो जा रहा हो, उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने जब हम जाते हैं तो उसके बीच में जो एक स्टेट बनकर आती है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसपे वो बनता है और ऐसा होता है। ठीक है, मान लो कि हम एक एनर्जी ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेसिकली हम रिएक्टेंट ए से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा जाता है कि यहाँ पर आए, बी से हमारे पास सी पे, ये सी पॉइंट पर आया। ठीक है, फिर सी से गया एक पॉइंट पे और यहाँ पे कहीं पे ई पॉइंट पे पहुँचा वो। ठीक है, और फिर यहाँ से ये फाइनली इस तरीके से जंप करता हुआ जी पर जा रहा है, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बाकी आपको पता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर लेते हैं। आपके और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस पर डिस्कशन काफ़ी होता है, थर्मोडायनेमिक्स पे में भी काफ़ी डिस्कशन हो चुका होता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा आगे जाके, पर अभी फ़िलहाल आप इसको अगर देखें तो सी और ई यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि इंटरमीडिएट है, बट कुछ यहाँ पे ना मैक्सिमा पॉइंट्स आ रहे हैं जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं बी कह दे रहा हूँ, जैसे मैं डी कह दे रहा हूँ। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक पॉइंट को एफ कह दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बेटा तो ये जो हाईली अनस्टेबल पीक्स आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, जैसे बी डी और एफ, ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ये क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी डी और एफ है ये बेसिकली कुछ नए नहीं है, ये बेसिकली क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बी है, डी है, एफ है, ये सब एक एक ट्रांजिशन स्टेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि सी और ई जो है वो इंटरमीडिएट को इंडिकेट कर रहा है। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला स्टेट होगा, जहाँ पर दो स्पीसीज़ के बीच में, दो इंटरमीडिएट्स के बीच में मैक्सिमम एनर्जी आया है, वो बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा? आरडीएस स्टेप होता है। तो अगर आप देखोगे तो ई से जो जी वाला स्टेप है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए ये जो स्टेप होगा ये आरडीएस स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ई टू जी वाला स्टेप है ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा आरडीएस स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा आरडीएस स्टेप। तो जिस स्टेप में मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम होती है वही स्टेप हमारा क्या हो जाता है बेटा? वही स्टेप हमारा क्या बन जाता है? आरडीएस स्टेप बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट्स को भी दिखाते हैं, इंटरमीडिएट्स को भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ नोट करोगे कि किसी दो पीक के बीच में जब दो पीक बनेंगे, जैसे बी और डी बना है, तो इसके बीच में क्या आया है बेटा? सी आया है। इस तरह डी और एफ के बीच में क्या आया? ई आया है। तो बेसिकली जो पीक बनता है, ठीक है, दो पीक्स के बीच में एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो हमेशा जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स होंगे वो ट्रांजिशन स्टेट -1 होगा। ठीक है, जितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे यानी जितने मैक्सिमा बनेंगे उससे एक कम पीक एक मिनिमम पॉइंट बन रहा होगा
और वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा बेटा, इंटरमीडिएट को। तो यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं वो हमेशा जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं बेटा, इंटरमीडिएट्स होते हैं +1 होता है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स +1। यानी अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितने बेटा, 4 हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट से बस एक ज़्यादा होगा और आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि दो पिक्स के बीच में एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा, ऐसा देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ये हो गई एनर्जी की प्रोफाइलिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एनर्जी प्रोफाइल कई तरीके के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक हो सकता है कि इस तरीके का एनर्जी प्रोफाइल आपको देखने को मिले जहाँ पर एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन हो रही हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बस सिंपल एक सिंगल स्टेप है, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है और बीच में हमें क्या मिला है बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप देखोगे तो ये रिएक्शन जो है ये बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, एक ही स्टेप की इसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट से सीधे किस में जा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, किससे गुजरते हुए बेटा, ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हुए, किससे गुजरते हुए बेटा, ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं और बीच में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सिंगल स्टेप रिएक्शन को लिए देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही कि जो एनर्जी है प्रोडक्ट की कम है, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा, कम है। अगर प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पर है तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है एंडोथर्मिक होगा जब ऊपर रहेगा वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिएक्टेंट से निकले हो और किसी इंटरमीडिएट के थ्रू आप प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई इंटरमीडिएट है, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है और यहाँ पर आपका क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ठीक है। तो ये जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। ये कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई बेटा, 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व है। एक स्टेप जहाँ पर रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बेटा, इंटरमीडिएट, और दूसरा स्टेप जहाँ पर इंटरमीडिएट से फाइनली प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। जिस स्टेप में ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो आरडीएस स्टेप होगा, जनरली हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम डिसाइड करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट से, ठीक है, उसको इंटरमीडिएट वगैरह से डिसाइड नहीं किया जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो ये यहाँ पर बेसिक सी चीज़ हो गई। कई बार आपको एक बहुत अजीब तरह का ग्राफ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ कि यहाँ से मान लो कहीं ए है और यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इस तरीके से आया और एक आपका यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिला। और कई बार आपको यहीं से एक ऐसा देखने को मिलेगा, छोटा सा पॉइंट यहाँ से जहाँ पे आपका ये इंटरमीडिएट है वहाँ से टूट जाएगा। जैसे ए से मान लो बी में गया और बी से यहाँ पर सी में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रोफाइलिंग डी की भी मिलेगी। अब ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर जनरली हम क्या देखते हैं कि ए से बी जा रहा था, बी से सी गया, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर बी से डी में गया है और ये आपका साइड प्रोडक्ट इंडिकेट करता है, जो हम जनरली ग्राफ में कभी शो नहीं करते, ठीक है। साइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, नॉट शोन, जब तक रिक्वायर्ड ना हो या पूछा ना गया हो, जनरली नॉट शोन, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट्स को हम इंडिकेट नहीं करते अगर वो ग्राफ में पूछे नहीं गए हैं तो। हाँ, अगर ग्राफ में पूछा गया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है और वहाँ पे कहता है कि नहीं आपको बताना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज सच छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के आपके एनर्जी प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं एनर्जी प्रोफाइल्स के बेसिस पे एक छोटा सा पोस्टुलेट दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया बेटा, एक छोटा सा पोस्टुलेट दिया गया है। अब ये पोस्टुलेट क्या है, इसको हेमर्ड्स पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक ऐसा प्रूफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये दिमाग से सोच कर दिया गया है, ठीक है। और दिस पोस्टुलेट इज नोन एज हेमर्ड्स पोस्टुलेट, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्पेलिंग मिलती है हेमर्ड्स की, कहीं पे HAYMOND मिलता है, ठीक है। हेमंड्स पोस्टुलेट क्या है बेसिकली, अगर हम समझें हेमंड्स पोस्टुलेट को एक तरीके से, तो हेमंड्स पोस्टुलेट ये बताता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जितना क्लोज एनर्जी से होगा उतना ही वो स्ट्रक्चर से भी क्लोज होगा, ठीक है। समझना इसको बात, हेमंड्स पोस्टुलेट है क्या मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं क्लोजर द एनर्जी, ठीक है, जितना क्लोजर क्या होगा बेटा, एनर्जी होगा, ठीक है, क्लोजर द स्ट्रक्चर, उतना उसका स्ट्रक्चर क्लोजर होगा। जैसे अभी आप इसको समझ पाओगे जब मैं इसको प्रैक्टिकल में आपको बताऊँ। जैसे ये देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास एक केस आता है जहाँ पर हम किसी एक रिएक्टेंट है ए से और बी पर जा रहे हैं। ए से कहाँ जा रहे हैं बेटा, बी की तरफ जा रहे हैं, और इसमें हम इस तरीके से जाते हुए एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, इसमें किसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, ये एक तरह का सवाल है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ए के क्या है बेटा, ज़्यादा क्लोजर है, और बी से ये क्या है बेटा, थोड़ा दूर है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो रिएक्टेंट को रिसेंबल कर रही होगी। किसको रिसेंबल कर रही होगी बेटा, रिएक्टेंट को रिसेंबल कर रही होगी, क्योंकि वो रिएक्टेंट के ज़्यादा क्लोजर है एज एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि इन एक्सोथर्मिक, अच्छा ये रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ही ये ट्रू है, ठीक है। सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऐसा होगा कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है, वो रिसेंबल करती है, ठीक है, रिसेंबल्स टू रिएक्टेंट, ठीक है। किसको रिसेंबल करती है बेटा, रिएक्टेंट को रिसेंबल करती है, उससे ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर मैच करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो बेटा कि आप एक रिएक्टेंट ले रहे हो, रिएक्टेंट से क्या होता है बेटा कि इस तरीके से कोई अटैक होता है बी मान लो, और इधर हमारा एक बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो है ना, ये रिएक्टेंट से इधर वाली जो लेंथ होगी L1 हम कह देते हैं, इसको हम L2 कह देते हैं, ठीक है, इस तरीके की लेंथ कह देते हैं। तो ये जो होगा ना, क्या कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट का कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा। ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, जहाँ पे एक तरीके से बॉन्ड बन भी रहा होता है, बॉन्ड टूट भी रहा होता है, इसमें रिएक्टेंट के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो बॉन्ड होगा वो रिएक्टेंट के ज़्यादा क्लोजर होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। मतलब अगर सॉल्वेंट वगैरह होगा तो वैसा कुछ शो करेगा। और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जैसे मान लो प्रोडक्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिक हैं किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ें ये कम शो करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है हैमंड्स पोस्टुलेट में। तो ये तो तब हुआ जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनर्जी होगी, ठीक है, और इधर हमारा क्या होगा बेटा, रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक एक करके, ठीक है। तो इधर हमारा रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि मान लो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। अब जो यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के ज़्यादा क्लोजर है। इस वजह से इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसके अंदर प्रोडक्ट के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स विद, ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स विद, ठीक है, किसके साथ रिसेंबल करता है बेटा, प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा रिसेंबल करता है, प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा घुलता मिलता है, ठीक है। ऐसा हमें देखने को इसमें मिलता है, क्लियर है। अब मान लो कि कभी कभी एनर्जी क्या होती है, इक्वी एनर्जी रिएक्शन होती है, यानी बनने वाली एनर्जी और निकलने वाली एनर्जी बराबर हो जाए। जैसे ये मान लो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं दोनों जा तो रहे हैं, पर दोनों के दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। मान लो जिसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो बेटा, ज़ीरो हो, ठीक है। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर किसी रिएक्शन का ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, जो टॉप में यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसमें दोनों के कैरेक्टर बराबर बराबर होंगे। इसमें दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बोथ कैरेक्टर्स आर इक्वली प्रेजेंट, ठीक है। दोनों कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, इक्वली प्रेजेंट होंगे, या दोनों इक्वली एब्सेंट होंगे, आप ये भी कह सकते हो। यानी कुल मिला के वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, दोनों के कैरेक्टर को अपने अंदर बैलेंस करके रख रहा होगा। ये हेमंड्स का पोस्टुलेट था। ये क्या था बेटा, हेमंड्स का पोस्टुलेट था। हेमंड्स ने ये पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। अब ये चीज़ें हेमंड्स ने बताई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब इनका कहाँ पे यूज़ आता है, एक्चुअल में बहुत कम यूज़ है इसका, ठीक है। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो ग्राफ और प्लॉट करने में तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बहुत ही कम यूज़ आता है, ठीक है। और बहुत रेयर होता है कि आप हेमंड्स पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये देखने को हमें बहुत कम मिलता है, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट अगर मैं बताऊं तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और छोटा सा पार्ट यहाँ पर आता है, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिव, और साथ में एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है ना, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो ही समझ में आता है, क्योंकि ये ना नाम से कुछ पता नहीं चलता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा हाँ आइडिया लग जाता है कि नाम से एग्जैक्टली क्या टॉपिक होने वाला है, पर ऐसे मतलब बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, और देखकर भी ना बहुत कम समझ में आता है। मैं इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली कि हो क्या रहा है जब तक हम रिएक्शंस में इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, क्या कह देते हैं बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, अब ये क्या है आप समझिएगा। ठीक है, एक 3-4 छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, पहले उसको समझ लो ध्यान से। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा रिएक्शन का होना, ठीक है, बोला जाता है स्टीरियो सिलेक्टिव। जैसे मान लो बेटा कि एक सिस हो रहा है और एक ट्रांस हो रहा है, लेकिन रिएक्शन सिर्फ सिस पे हो रही है, तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव हो गया। ठीक है, खाली ट्रांस पे हो रही है, इसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। उसने एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने एल्काइन का रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें 2 तरह के वो पॉसिबल थे, एक लिनलार्ड कैटलिस्ट होता था, ठीक है, और एक बर्च रिडक्शन। ठीक है, 2 तरह के रिडक्शन हमने पढ़े थे, एक में H2PdBSO4 था और दूसरे में सोडियम और लिक्विड NH3 था। ठीक है, अब जब हम हाइड्रोजन PdBSO4 में रिएक्शन कराते थे तो ये रिएक्शन होकर एक स्पेसिफिक इस तरीके का सिस एल्कीन देता था। क्या देता था बेटा, एक सिस एल्कीन देता था। ठीक है, और जब हम बर्च रिडक्शन कराते थे तो ये पर्टिकुलरली रिएक्शन करने के बाद क्या देता था बेटा, एक ट्रांस एल्कीन देता था। क्या देता था बेटा, एक ट्रांस एल्कीन देता था। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, इसने पहले से ही जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको क्या कर रखा है बेटा, सिलेक्ट कर रखा है कि मैं इस वाले में ये दूंगा, इस वाले में ये दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टीरियो सिलेक्टिव। तो ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा चला जाता है स्टीरियो सिलेक्टिव वाले टॉपिक में। किस में चला जाता है बेटा, ये स्टीरियो सिलेक्टिव वाले टॉपिक में। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो कि हमने एक सिस एल्कीन ली, ठीक है, और इसका हमने Br2CCl4 कराया। ठीक है, जब हम ऐसे कराते हैं तो हमें यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। और जब हम इसी की ट्रांस एल्कीन लेते हैं और सेम रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं Br2CCl4, तो हमें यहाँ पर मिलता है मीजो कंपाउंड। क्या मिलता है बेटा, मीजो कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये बेसिकली स्पेसिफिक भी है और सिलेक्टिव भी है। ठीक है, अब समझना इस बात को कि कैसे मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ और कैसे मैं इसको सिलेक्टिव कह रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, अलग अलग दे रहा है। मतलब अगर सिस के साथ रिएक्ट करता है तो अलग प्रोडक्ट देगा और ट्रांस के साथ अलग प्रोडक्ट देगा। मतलब स्पेसिफिक है कि सिस के साथ क्या देना है और ट्रांस के साथ क्या देना है। सिलेक्टिव है क्योंकि वो चूज कर रहा है अपनी पोजीशन को, तभी तो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो सिलेक्टिव नहीं हो सकती वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी जाकर वहां पे एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री या स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहां पर जो आपने देखा ये स्पेसिफिक भी है सिलेक्टिव भी है। क्या यही एकलौता एग्जाम्पल है? नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप इसको देखो और इसकी रिएक्शन हमने कराई थी KMnO4 से, याद करो तो जब हमने KMnO4 से कराया था तो हमें क्या मिला था बेटा, रेसिमिक मिक्सचर मिला था। ठीक है, क्या मिला था, रेसिमिक मिक्सचर। और जब हम इसी सिस वाले एल्कीन का हमने KMnO4 से रिएक्शन कराया था तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या मिला था बेटा, मीजो मिला था। तो ये भी स्पेसिफिक है और सिलेक्टिव है। ये भी क्या है बेटा, स्पेसिफिक है और क्या है बेटा, सिलेक्टिव है। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस हिसाब से तो जो पिछला वाला था वो भी हमारा सिलेक्टिव हो गया। सिलेक्टिव हुआ पर स्पेसिफिक नहीं हुआ वो। ठीक है, स्पेसिफिक क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिएजेंट दोनों से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो एक से ही रिएक्ट कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर, वो दो, यहाँ पर एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल थी और उस ज्योमेट्री से दोनों रिएक्ट कर रहे थे। उन्होंने स्पेसिफिकली किसी ज्योमेट्री को चूज नहीं किया है, इन्होंने स्पेसिफिकली एक ज्योमेट्री को चूज किया, फिर उसके बाद उस पर सिलेक्टिव रिएक्शंस होगी और सेम रिएजेंट दोनों पे चूज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। क्लियर है कि यहाँ पर ये चीज हो गई। अब आता है एक रीजियो सिलेक्टिव।
ठीक है, ये अभी आपको बस थोड़ा सा समझना है। रेजियो सिलेक्टिव बहुत कम होते हैं और आपको बस हल्का सा इसको समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। रेजियो सिलेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली? मान लो बेटा कि ए से दो प्रोडक्ट मिलने थे, एक बी मिलना था, एक सी मिलना था, पर किसी तरीके से जो बी का अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बी, वो सी से ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। क्या है बेटा? इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा बनता है, और वो इसलिए कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, बाकी रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है। जैसे अगर सिस और ट्रांस दो एल्कीन मिलती हैं, तो अगर ट्रांस ज़्यादा मिल जाए उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, या सिस कम मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिव। उसने एक रीजन सिलेक्ट किया जो वो चाहता था। ठीक है, बहुत कम होती हैं ऐसी रिएक्शन, जनरली हम देखते नहीं हैं ऐसी रिएक्शंस को। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक और एक फ्रेश चीज़ का। ठीक है, जिस उसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या कहा जाता है बेटा? उसे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये आपका 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत है, और साथ में एराइल हैलाइड। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है आप एनसीईआरटी में देखोगे तो अलग नाम मिलेगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स करके नाम है, और बाकी किताबों में एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जहाँ पे आर और एक्स जो है वो हमारा क्या है बेटा? हैलोजन है। एक्स क्या है बेटा? हमारा हैलोजन है। ठीक है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली क्या है बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल यानी एरोमेटिक रिंग, जो एरोमेटिक रिंग होती है जब उससे हैलोजन जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक हैलाइड्स, और एक्स जो है वो किसके लिए बेटा? यहाँ पर हैलोजन के लिए। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हैलोजन्स जो होते हैं उनको हम एराइल हैलाइड्स बोलते हैं, और जो लीनियर चेन में होते हैं उनको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आप देखोगे तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये बेसिकली मेजरली 3 तरह के रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स हम ज़्यादातर टाइम लिखेंगे, एराइल हैलाइड्स हम बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं अंडरगो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अंडरगोज फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये बेसिकली बहुत सारे तरीके के रिएक्शन शो करते हैं, जिनमें से मेजर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्या है बेटा? वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अभी मैं सबको एक धीरे धीरे छोटा छोटा टाइप आपको बता दूंगा, और फिर हम इनके मेजर रिएक्शन यानी SN1 SN2 इन सब में बढ़ेंगे। ठीक है, द सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप जो शो करते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो है वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं, इन 3 टॉपिक्स को बेसिकली हमें मेजरली यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कि ये हमारे पास एक कोई एल्काइल है और इसमें हमने Cl लगा रखा है, एरोमेटिक नहीं है ये। ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि आप इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दो। जैसे आपने एक्वस KOH से कराया, यहाँ पर आ गया OH। दिस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, फर्क क्या है समझ में आएगा। एक ग्रुप का सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? उसी ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह एक नया ग्रुप ला दिया गया है। उसी ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या किया गया बेटा? एक नया ग्रुप ला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रुप था Cl और उसकी जगह पर एक एक्वस KOH लाया गया और जिसने OH माइनस ला के जोड़ दिया। दिस इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? मान लो यहाँ पर हमने HCl हटा दिया, बगल में लगा हुआ हाइड्रोजन जो है उसको हटा दिया, और उसको हटाने के बाद यहाँ पर क्या बना दिया बेटा? पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, दिस इज एलिमिनेशन। इसमें क्या एलिमिनेट हुआ है बेटा? HCl जो है ये क्या हुआ है आपका? एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में सिर्फ रिप्लेस होता है। ठीक है, कोई रिमूव नहीं होता, पर इसमें H और Cl जो उस कंपोनेंट का पार्ट थे अब वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक्टिव मेटल के साथ की रिएक्शन मैं आगे दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जब एक ग्रुप को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है तो उसको सब्सटीट्यूशन कहा जाता है। अगर उसको रिमूव करके वहां पर कोई नया बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखोगे तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, उनमें ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो हटकर एक पाई बॉन्ड आ जाता है। 2 सिग्मा बॉन्ड हटकर क्या आ जाता है बेटा, एक पाई बॉन्ड आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, एक पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लियर है। ये एलिमिनेशन होता है। और सब्स्टिट्यूशन में तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं आता, जितना पहले रहते हैं उतना ही बाद में भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो रहते ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जिससे हम शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक जो है सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर एलिमिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जाकर सब्स्टिट्यूट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बात करेंगे इनके बारे में, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे टॉपिक आगे आता जाएगा बात करते चलेंगे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो है SN2, ठीक है। ये सारे टाइप हमें पढ़ने, SN2, ठीक है। अब SN2 जो लिखते हैं इसके बारे में, इसको कैसे बाइफर्केट करते हैं, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर जो 2 दिखा रहा है ना, ये बेसिकली आपको मॉलिकुलरिटी इंडिकेट करता है। तो इस रिएक्शन में जो मॉलिकुलरिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे SN1 लिखा हुआ मिलता है तो ये बेसिकली क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पर ये यूनिमोलिकुलर है। क्या है बेटा, ये यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड ऑप्शन में जाओगे तो आपको मिलेगा SNAR, ठीक है। अब ये क्या है, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अभी सिखाऊंगा, जब एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा उसको बोलते हैं SNAR, ठीक है। और ये सब अभी फुल फॉर्म आएंगे, टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, बस अभी आप नाम लिख लीजिए, बाकी इनके फुल फॉर्म वगैरह सब मैं बाद में बताऊंगा। SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसमें बगल वाला जो ग्रुप होता है, जो नेबरिंग ग्रुप होता है, वो पार्टिसिपेट करता है। वो क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो उसके बारे में। फिफ्थ अगर बात करें SNI, ठीक है, इनवर्जन, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ जो हम बात करेंगे वो होगा SNEA, एलिमिनेशन एडिशन, ये आप भी देखेंगे इसमें, ये भी एक यूनिक टाइप का है। और लास्ट होता है SNAE, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो है SN2 रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन से बेटा, SN2 रिएक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म पे आऊंगा, उसके बाद हम लोग इसकी धीरे धीरे एक एक करके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी प्रॉपर्टीज को हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN2 और उसकी मैकेनिज्म को। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। अब अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की तो इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है बाईमोलिकुलर। ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है बेटा, बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए N वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। 2 जो है वो उसकी मॉलिकुलरिटी को बताता है, ठीक है। S जो है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टैंड करता है, और N जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए स्टैंड करता है, यानी यहाँ पर जिसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है, जिसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। अब हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो रिएक्शन किन कंडीशंस में होगी, तो यहाँ पर भी रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन की कंडीशन को हमें समझना जरूरी है। एक तो बहुत हाई टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉमिनल टेम्परेचर, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो फिर रिएक्शन SN2 के हिसाब से नहीं चलेगी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन में चली जाएगी, ठीक है। इसलिए हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नॉमिनल टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें ये रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है, वो सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, यानी पोलर सॉल्वेंट होना जरूरी है पर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। एप्रोटिक का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे फैक्टर क्या हो बेटा, एब्सेंट हो, ठीक है। वो क्यों है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें कंडीशन दी जाती है कि यहाँ पर हमें एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो सब हम लोग बाद में बातचीत करेंगे,
ठीक है। जब मैं पूरा का पूरा वीडियो इस पे आपको दूंगा 1 घंटे का, तो उसमें हम लोग बातचीत सारी करेंगे, क्योंकि जब आप SN1 और SN2 के बीच के डिफरेंसेस को समझोगे तो ही समझ पाओगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम SN2 रिएक्शन पे आ जाते हैं कि SN2 रिएक्शन इन कंडीशंस के साथ किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का एक ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह की रिएक्शन होती है। तो बहुत सिंपल है, मान लो R यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लीविंग ग्रुप कहते हैं। और इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन के बाद ये लीव कर जाता है और इसकी जगह एक नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, ठीक है। मान लो इसने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो RNU मिल गया। क्या मिला बेटा, RNU, और साथ में यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गया, लीविंग ग्रुप जो तुम्हारा X था, ठीक है। तो ये जो X निकला है यही हमारा क्या हो गया बेटा, लिविंग ग्रुप हो गया। इसने इसको लीव कर दिया इसलिए इसको लिविंग ग्रुप कहा जाता है। इसने इस पे अटैक किया है इसलिए इसको क्या कहते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है। इस केस में अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो चलो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं कि रिएक्शन असल में हुई किस तरीके से है। तो देखिए, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। तो होता क्या है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई कार्बन है जिसमें एक हमारे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इधर की तरफ हमने मान लिया कि बिलो द बोर्ड, ठीक है, इसको डैश लाइन से बना रहे हैं, मतलब बिलो द बोर्ड की बात हो रही है, D है। और यहाँ पर हम एक वेज पे बना रहे हैं, ठीक है। और जो वेज वाला ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा अबोव द प्लेन यानी कि अबोव द बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स, एक अबोव द प्लेन होता है और एक इनसाइड द प्लेन होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल आप स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो एक ग्रुप हमने ये दिखा दिया जिसे हम हाइड्रोजन कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप इधर का भी हमने नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये हमारा यहाँ पे ट्रिटियम लगा हुआ है जिसको हम T से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ जो ये ग्रुप जा रहा है इसे हम ड्यूटेरियम कह रहे हैं, ठीक है, ये जो पिंक वाला है। तो बेसिकली हम चारों ग्रुप्स को जब 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जिसे मैं अभी X लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल। क्या आता है बेटा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जिधर ये बॉन्ड बना रहे हैं इधर क्या मौजूद होगा बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके जस्ट अपोजिट में मौजूद रहता है सिग्मा स्टार। क्या मौजूद रहता है बेटा, सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा, हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और ये किसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऑफ लिविंग ग्रुप, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है लिविंग ग्रुप का, यहां पर जाकर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उस पर अटैक कर रहा है। और जैसे ही अटैक करता है ये ग्रुप यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने आ रहा है और ये हमारा लिविंग ग्रुप है जिसको वो निकालना चाहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू X, तभी तो ये बॉन्ड आसानी से टूट पाएगा, नहीं तो हमें और भी फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आता है, इस पर अटैक करता है और ये निकलने वाला है। तो इस दौरान जब ये प्रक्रिया हो रही है, इस दौरान कभी भी डायरेक्ट तो होगा नहीं, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, जहां पर ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, बन रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर हमें एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर कार्बन है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ है D और इधर लगा हुआ है T, ठीक है। और इधर की साइड पे बॉन्ड टूट रहे हैं धीरे धीरे, किसके बेटा, X के, ठीक है। तो यहां पर हो रही है हमारी क्या बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पर क्या हो रही है बेटा, हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और इस एंड पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है बेटा, बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड क्या कर रहा है बेटा, बना रहा है। तो इधर हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ध्यान से मेरी बात देखना और समझना। तो ये इधर से निकल रहा है और ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखना, जब प्रोडक्ट मिलेगा तो अब ये इस साइड जुड़ा होगा जबकि निकलने वाला ग्रुप इस साइड है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि यहां पर तो हमारा जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस साइड हमारा अंदर बोर्ड के अंदर क्या होगा बेटा, ड्यूटेरियम था तो ड्यूटेरियम होगा। यहां पर हमारा क्या था बेटा, ट्रिटियम था तो यहां पे ट्रिटियम होगा। और इस साइड अब आकर जुड़ गया होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या आके जुड़ गया होगा बेटा, हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
ये जो इन्वर्जन हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो निकलने, अब इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसा बना देता हूँ जैसे एग्जैक्टली ये बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा फील आएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हाइड्रोजन निकल गया और इधर हमारा क्या आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। इधर हमारा क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब आप इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली इसका मिरर जैसा लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम बीच में मिरर लगा दें तो सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये जो इन्वर्जन हुआ है, जो यहां से यहां तक इसके इन्वर्जन हुआ है, इसको वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसको वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हुआ कैसे जरा समझो, देखो ध्यान से। ठीक है, अलग अलग कलर के जो चौक हैं इसीलिए मैंने लिया है, एक और मैं बड़ा चौक ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, देखो मान लो कि ये इस तरीके की ज्योमेट्री थी जो हमारी हो रही थी। ठीक है, इसमें हो क्या रहा था बेटा, बहुत सिंपल सा केस है। ये वाला जो है, ये जो पर्पल कलर का चौक आपको दिख रहा है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। ये क्या है बेटा, हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ड्यूटेरियम है और ये हमारा ट्रिटियम है, हमने मान लिया। ठीक है, अब जैसे ही इधर से कोई ग्रुप आया, ठीक है, एक सेकेंड, ये मान लो कि इधर से एक ग्रुप आया जो न्यूक्लियोफाइल था, उसने इधर से अटैक करना शुरू किया। जब इसने इधर के इसके एंटी बॉन्डिंग पे 180 डिग्री पे अटैक करता है वो, तो मान लो कि वो 180 डिग्री पे अटैक किया, तो हुआ क्या कि ये ज्योमेट्री सबसे पहले एक ऐसी यहां पर आता है और ये एक ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। किस में जाता है बेटा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट में, जो हमने यहां पर बना रखा है। ठीक है, और ये जो आपको ट्रांजिशन स्टेट यहां पर दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो आपको टीएस दिख रही है ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को sp3d माना जाता है। ठीक है, असल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बस मानने की बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अब क्या हुआ, ये वाला ग्रुप इधर से निकल रहा है और ये अगर इधर से निकला तो ये सब रीअरेंज होंगे। ठीक है, ये सब रीअरेंज होके ऐसे हो जाएंगे। तो ध्यान दो कि पहले जब ये सब ग्रुप थे वो कुछ इस प्रकार से थे, तीनों इधर लगे हुए थे और पर्पल वाला जो था हमारा वो इधर लगा हुआ था। और जैसे ही अटैक हुआ, ठीक है, इधर वाला व्हाइट वाला जैसे ही आया, ठीक है, इधर से हमारा क्या हुआ बेटा, व्हाइट वाला आ रहा है, और जैसे ही व्हाइट वाला आया ये ग्रुप निकला, तो ये सब अब इस तरीके से रीअरेंज कर जाएंगे क्योंकि वो पीछे से अटैक किया है। व्हाइट वाले ने कहां से अटैक किया है, पीछे से। इसी को बोला जाता है वोल्डन इन्वर्जन। ठीक है, ग्रुप्स जो हैं वो पलट गए, छत्ते की तरह है ये। ठीक है, जैसे एक छाता होता है ना, वैसा ही है ये, कि पहले मान लो ऐसा था, ठीक है, अब ये नीचे से आया, इसने अटैक करने की कोशिश की। अब ध्यान से देखना, ये नीचे से अटैक किया तो ये सब पहले sp3d में गए। ठीक है, इस तरीके से गए, और फिर जब ये अटैक करके इसको निकाल दिया तो ये सब कहाँ चले गए बेटा, ऊपर की तरफ। अब ये जो टेट्राहेड्रल है कहाँ बन गया, ऊपर के साइड में ये टेट्राहेड्रल इस तरीके से आ गया। समझ में आया? तो ये छत्ते की तरह हुआ, पहले ऐसे अम्ब्रेला नीचे था और फिर अम्ब्रेला जब हवा आता है तेजी से नीचे से तो वो पलट जाता है। इसीलिए इसके वोल्डन इन्वर्जन के अलावा अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और भी इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलो बातचीत करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं मैकेनिज्म को थोड़ा सा छोटा में लिख देता हूं ऊपर के साइड, ताकि जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आते रहें। ठीक है, तो मान लो कि हमारी रिएक्शन बहुत सिंपल थी बेटा, कार्बन था, ठीक है, इधर मान लो एक कोई ग्रुप लगा हुआ था, मान लो हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ठीक है, और अगर तुम चाहो तो कोई दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हो। इधर की तरफ मैंने मान लिया कि हमारा लिविंग ग्रुप है, एक्स है, और इस एंड पे हमारा वेज पे, ठीक है, मैं दूसरी ज्योमेट्री इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दोनों ज्योमेट्रीज क्लियरली नज़र आ जाएं। इधर डी लगा दिया और ऊपर की साइड में मान लो कि यहाँ पर हमने कोई टी लगा दिया है। ठीक है, जनरली जो ये दोनों होते हैं आसपास होते हैं, पर मैं इसमें इस तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब हुआ क्या था, यहाँ पर मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस पर अटैक किया, दोबारा एक तरीके से, सॉरी इधर से अटैक नहीं करेगा, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो एक हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी बीच में, और वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी होगी कि कार्बन होगा, इधर हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इधर हमारा हाइड्रोजन लगा होगा इस तरीके से, और इधर हमारा डी होगा, इधर हमारा टी होगा, और इधर से ये बॉन्ड जो है ये टूट रहा होगा, एक्स जो लिविंग ग्रुप है, और इधर से ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा होगा बेटा, बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, अगर बोर्ड में थोड़ा बहुत कट रहा हो तो वो हो सकता है रेजोल्यूशन की वजह से हो, पर मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। इधर बॉन्ड बन रहा है और इधर से बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, टूट रहा है। ये होने के बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, तो अब देखो क्योंकि ये ऊपर की तरफ से आया है न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आ रही होगी कि इधर हमारा होगा क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और इधर के साइड पे अब तीनों ग्रुप जो होंगे वो नीचे की तरफ आ गए होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्या है बेटा, इधर हमारा टी है,
ठीक है, इधर हमारा क्या था डी है, तो हमें डी देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर हमारा क्या आ गया बेटा टी आ गया, और इधर हमारा आ गया हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? पहले ये जो तीनों ग्रुप्स ऊपर की तरफ थे, अब ये तीनों ग्रुप कहाँ नजर आ रहे हैं बेटा नीचे की तरफ। इसीलिए हम इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है बेटा इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इन्वर्जन टेक प्लेस। ठीक है, पहला। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जो आरडीएस स्टेप है, ठीक है, एक तो पहले सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रही है पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पर ये अटैक हुआ और सीधे प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये भी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लिख सकते हो आप कि जो रिएक्शन है वो कैसी है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिर्फ एक ही स्टेप इसके अंदर है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आरडीएस स्टेप में ये भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो रेट का अगर हम इसमें ऑर्डर लिखेंगे या रेट की इक्वेशन लिखेंगे तो वो लिखेंगे के बराबर रेट बराबर के इंटू जो भी हमारा अल्काइल हैलाइड होगा यहाँ पर आर एक्स, यानी जो भी ये है इसको हमने पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया बेटा आर एक्स बोल दिया है। ठीक है, तो ये आर एक्स, और साथ में यहाँ पर किस पे रेट डिपेंड कर रही है बेटा न्यूक्लियोफाइल पे। साथ में किस पे रेट डिपेंड कर रही है बेटा हमारे न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब तीसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, चूंकि न्यूक्लियोफाइल जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना, चूंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करने आ रहा है। ठीक है, तो और अटैक कहाँ कर रहा है? क्या इस पे डायरेक्टली कर रहा है क्या न्यूक्लियोफाइल पे? नहीं, न्यूक्लियोफाइल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक होता है। कहाँ पे अटैक होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक होता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, अगर वही रीच में ना हो तो क्या अटैक हो पाएगा? नहीं। अब वो रीच में कब नहीं रहेगा, सवाल ये है। वो रीच में तब नहीं रहेगा जब यहां पर ओवर क्राउडिंग कर दो। क्या कर दो बेटा? ओवर क्राउडिंग। अब अगर ये तीनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये बड़े बड़े ग्रुप्स हों तो क्या न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग तक पहुंच पाएगा? क्या कार्बन तक आ पाएगा? नहीं। तो रेट जो है वो इसके स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करती है। रेट जो है इसके किस पे डिपेंड करती है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करती है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। यानी जितना ज़्यादा आप क्राउडिंग बढ़ाओगे उस कार्बन के सराउंडिंग में, उतना ज़्यादा रेट कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का जो रीच है उसके कार्बन तक वो क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। इसलिए ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक क्राउडिंग के। तो अगर हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक क्राउडिंग के, अगर हम इसी लॉजिक को फॉलो करें और फॉलो करते हुए इसका एक और पॉइंट बनाने की कोशिश करें, जो ये है कि मान लेते हैं कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एक हमारा CH3X है। तो इसमें इन सब में अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका रेट फास्टर होगा बेटा? इसका रेट सबसे फास्ट होगा। और इसका रेट सबसे फास्ट क्यों होगा बेटा? इसलिए क्योंकि इसमें लिस्ट क्राउडिंग है। इसलिए क्योंकि इसमें क्या है बेटा? लिस्ट क्राउडिंग है। तो हम यहां से यहां तक जाते वक्त कह सकते हैं कि क्राउडिंग कम हो रही है, और अगर क्राउडिंग कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। समझ में आया ये? तो क्राउडिंग कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है SN1 SN2 रिएक्शन में। ये चीज हमें यहां से पता चल रही है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट दोनों पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि आरडीएस स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हैं। इन्वर्जन भी होता है, आपको बताया मैंने, उसे अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं, जहां पे वो छत्ते की तरह पहले ऐसे रहता है, जैसे ऊपर से अटैक होता है वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वो छत्ते की तरफ पलट जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं बेटा? अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। ये एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं वीडियो छोटा होने की वजह से इसमें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लेक्चर्स में मैं ज़रूर कवर करूँगा उन्हें। एक तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा लिविंग ग्रुप का जो फैक्टर है कि वो कैसे रिएक्शन को फर्क डालता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कब ये रिएक्शन नहीं होगी और किन कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन हो पाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।